क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के सबसे बड़े बैंक का वाइस चेयरमैन, जिसके पास हार्वर्ड की डिग्री और करोड़ों की दौलत थी, वो रातों रात सड़क पर कैसे आ गया? और दूसरी तरफ एक मामूली सफाई कर्मी अपनी मौत के समय 60 करोड़ रुपए छोड़कर कैसे गया? तो चलिए शुरू करते हैं मार्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक समरी मेरे चैनल यानी बुक समरीज बाय राजीव के माध्यम से। तो अंत तक जुड़े रहेगा। रोनाल्ड रीड एक साधारण सफाई वाला जिसने चुपचाप पैसा बचाया और उसे अच्छे स्टॉक्स में निवेश किया। मरते समय उसके पास $8 मिलियन थे। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसे से पैसा बनता है, लेकिन रोनाल्ड रीड नाम के एक शख्स ने इस कहावत को गलत साबित किया। ताउम्र झाड़ू पोछा करने वाले रीड ने ना सिर्फ करोड़ों रुपए की कमाई की, बल्कि वो सारा पैसा दान भी कर दिया। रीड का निधन 2015 में हुआ था और तब उनके पास $80 लाख यानी 68 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। दूसरी ओर रिचर्ड हुस्कॉन मैरिल लिंच के पूर्व वाइस चेयरमैन थे। उन्होंने हार्वर्ड और शिकागो विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की थी और निवेश उद्योग में इतने सफल थे कि 40 की उम्र में ही परोपकारी कार्यों के लिए रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए भारी कर्ज लिया। उन्होंने कनेक्टिकट में 18,000 वर्ग फुट का एक विशाल नुमा घर बनवाया, जिसमें 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे। तो उनकी अचल संपत्ति और भारी कर्ज ने उन्हें बर्बाद कर दिया। 2010 में उन्होंने दिवालियापन घोषित किया और जज के सामने स्वीकार किया कि उनके पास आय का कोई साधन नहीं बचा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब में लेखक मार्गन हाउसेल ने अपने विचारों को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के माध्यम से समझाया है कि कोई भी पागल नहीं है। नो वन इज क्रेजी। कोई भी पागल नहीं है का विचार मार्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक बहुत गहरा हिस्सा है। रिचर्ड हुस्कॉन जैसे हाई प्रोफाइल बैंकर के संदर्भ में इसे समझना और भी जरूरी हो जाता है। हर फैसले के पीछे एक निजी तर्क होता है। अक्सर हम बाहर से किसी को देखते हैं, जैसे रिचर्ड हुस्कॉन, जिन्होंने एक घर के लिए करोड़ों का कर्ज लिया, तो हमें लगता है कि वह पागल है। लेकिन असल में कोई व्यक्ति जानबूझकर खुद को बर्बाद करने के लिए फैसला नहीं लेता। हर इंसान अपने जीवन के अनुभवों, अपनी परवरिश और उस समय की दुनिया की स्थिति के आधार पर फैसला लेता है। हुस्कॉन के लिए, जिसने दर्शकों तक बाजार को केवल ऊपर जाते देखा, कर्ज लेना जोखिम नहीं बल्कि विकास का जरिया उन्हें लगता था। दूसरा पॉइंट, पीढ़ी और अनुभव का प्रभाव। आप पैसे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि आपने अपनी जवानी में दुनिया को कैसे देखा है। जिस व्यक्ति ने 1930 की महामंदी देखी, वह निवेश करने से डरेगा, लेकिन हुस्कॉन जैसे लोग, जिन्होंने 90 के दशक में एक जबरदस्त तेजी देखी, उन्हें लगा कि पैसा कमाना बहुत आसान है और मंदी कभी स्थायी नहीं हो सकती। उनका व्यवहार उनके व्यक्तिगत अनुभव का परिणाम था कि किसी किताब का ज्ञान, किसी किताब ज्ञान का इन्वेस्टोपीडिया पर व्यवहारगत वित्त के सिद्धांतों के अनुसार हमारे वित्तीय निर्णय भावनाओं और पक्षपातों से प्रेरित होते हैं। 3, सापेक्ष तर्क यानी सब्जेक्टिव लॉजिक। हमारा दिमाग डेटा शीट या स्प्रेडशीट पर नहीं चलता। हम दुनिया को एक ऐसी खिड़की से देखते हैं जो हमारे अपने ईगो और जरूरतों से बनी होती है। रिचर्ड हुस्कॉन के लिए वह 11 बाथरूम वाला घर सिर्फ एक संपत्ति नहीं थी, बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सफलता का प्रतीक था। उस समय अपनी साख बचाने के लिए कर्ज लेना उन्हें तार्किक लग रहा था, जिसे दुनिया बेवकूफी कहती है।
वह उस व्यक्ति के लिए उस पल के लिए जरूरी निवेश हो सकता था। 4, ज्ञान बनाम व्यवहार। फुस्कॉन के पास दुनिया की सबसे अच्छी डिग्री थी, लेकिन पैसा संभालना गणित का खेल नहीं बल्कि व्यवहार का खेल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में यह स्पष्ट किया गया है कि आप कितने बुद्धिमान हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने लालच और डर पर काबू नहीं रख सकते। फुस्कॉन पागल नहीं थे, वे बस अपने पिछले अनुभवों का शिकार थे। यहाँ अत्यधिक आत्मविश्वास ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। कंक्लूजन, हम दूसरों के वित्तीय फैसलों को गलत कह सकते हैं, लेकिन अगर हम उनकी जगह होते तो और उन्हीं परिस्थितियों से गुजरते तो शायद हम भी वैसा ही करते हैं। पैसा एक ऐसी चीज है जहां सेंस से ज्यादा सेंटिमेंट काम करता है। भाग 2, भाग्य और जोखिम। मार्गन होसल कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, भाग्य और जोखिम। दोनों इस बात का प्रमाण है कि दुनिया इतनी जटिल है कि आपके 100% प्रयास भी हमेशा 100% परिणाम की गारंटी नहीं दे सकते। भाग्य यानी लक, जब आपने नियंत्रण से बाहर की चीजें आपके पक्ष में काम करें। जोखिम, जब आपके नियंत्रण से बाहर की चीजें आपके खिलाफ काम करें। रिचर्ड फस्कॉन ने जब दशकों तक वॉल स्ट्रीट पर सफलता पाई तो उसमें उनकी मेहनत के साथ साथ उस समय की अर्थव्यवस्था का भाग्य भी शामिल था। लेकिन जब 2008 की मंदी आई तो वह जोखिम का वह हिस्सा था जिन्होंने कभी कैलकुलेशन ही नहीं किया था। दूसरा, सफलता का भ्रम, द सिडक्शन ऑफ सक्सेस। जब हम सफल होते हैं तो हमें लगता है कि ये पूरी तरह हमारी बुद्धिमानी और कड़ी मेहनत का नतीजा है। फुस्कॉन को लगा कि उन्होंने अपनी काबिलियत से करोड़ों कमाए, इसलिए वह कभी गलती नहीं कर सकते। इसे एट्रीब्यूशन बायस कहते हैं। उन्होंने ये नहीं समझा कि उनकी पिछली सफलता में एक बहुत बड़ा हिस्सा अच्छे भाग्य का था, जैसे कि बाजार का ऊपर जाना। जब भाग्य ने उनका साथ छोड़ा और जोखिम सामने आया तो उनके पास उससे बचने की कोई सेफ्टी मार्जिन नहीं था। सफलता और असफलता दोनों ही 100% आपकी मेहनत का नतीजा नहीं होती। बिल गेट्स अमीर बने क्योंकि उन्हें दुनिया के उन चुनिंदा स्कूलों में से एक में पढ़ने का मौका मिला जहां कंप्यूटर था। लक। उनके दोस्त कैट इवांस भी उतने ही टैलेंट थे, लेकिन एक पहाड़ हादसे ने उनकी जान ले ली। रिस्क। सीख, ना तो खुद को बहुत बड़ा समझे ना दूसरों को कम आंके। पॉइंट 3, अदृश्य ताकतें यानी इनविजिबल फोर्सेस। फुस्कॉन ने कनेक्टिकट में जो आलीशान महल बनवाया वह इस भरोसे पर था कि उनकी संपत्ति और बाजार हमेशा बढ़ते रहेंगे। उन्होंने ये जोखिम नहीं देखा कि पूरी दुनिया की बैंकिंग प्रणाली ढह सकती है। आप किसी भी रिसर्च कर लें, आप उस ब्लैक स्वान घटना को नहीं देख सकते जो अचानक आती है। जोखिम वह है जो तब बच जाता है जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ सोच लिया है। पॉइंट 4, प्रशंसा और निंदा में सावधानी। भाग्य और जोखिम हमें यह सिखाते हैं कि किसी को बहुत सफल देखकर उसे अति बुद्धिमान मानने से बचे, क्योंकि शायद भाग्य ने उसका साथ दिया है। किसी को, जैसे फुस्कॉन को, बर्बाद होते देख उसे बेवकूफ ना कहें, क्योंकि उसने शायद वही जोखिम लिया जो सफल लोग लेते हैं, बस उसका दाव उल्टा पड़ गया। फुस्कॉन की गलती ये नहीं थी कि उन्होंने जोखिम लिया, बल्कि ये थी कि उन्होंने जोखिम को शून्य मान लिया था। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और साख
एक ऐसे दाव में लगा दी यहां भाग्य के जरा सा भी हटने पर पूरी इमारत गिर सकती थी। अध्याय 3, कभी भी काफी नहीं, नेवर इनफ। कभी भी काफी नहीं यानी का सिद्धांत रिचर्ड फुस्कॉन की कहानी का सबसे दुखद और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हम सिखाता है कि जब हमारे पास अपनी जरूरतों से कहीं ज्यादा होता है तब भी हम सब कुछ दांव पर लगाने की गलती क्यों करते हैं। यहां इस बिंदु का विस्तार विश्लेषण है। पॉइंट 1, गोल पोस्ट का बदलते रहना। इंसानी स्वभाव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे जैसे हमारी उपलब्धि बढ़ती है हमारी उम्मीदों का गोल पोस्ट भी आगे खिसक जाता है। रिचर्ड फुस्कॉन जब मैरिल लिंच के वाइस चेयरमैन बने तो उनके पास इतना पैसा था कि वह और उनकी आने वाली कई पीढ़ियां ऐशो आराम से रह सकती थी, लेकिन उनके लिए वह काफी नहीं था। जब आप अपनी सफलता की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो काफी की परिभाषा खत्म हो जाती है। फुस्कॉन को शायद अपने से भी अमीर लोगों के बीच रहने और उनसे बड़ा दिखने की चाह उन असुरक्षित कर्ज की ओर धकेला। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मार्क हाउजेल कहते हैं कि सबसे कठिन वित्तीय कौशल है गोल पोस्ट को हिलने से रोकना। पॉइंट 2, प्रतिष्ठा बनाम पैसा, रेपुटेशन वर्सेस मनी। फुस्कॉन की कहानी में जो चीज दांव पर लगी थी वह सिर्फ पैसा नहीं था बल्कि उनकी प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन और स्वतंत्रता यानी फ्रीडम थी। उनके पास जो था करोड़ों यानी करोड़ों डॉलर और इज्जत वह अनमोल था। वह जो पाना चाहते थे उसकी उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस चीज को पाने के लिए जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी उस चीज पर दांव लगा दिया जो उनके लिए अनिवार्य थी। ये एक लॉजिकल सुसाइड जैसा है। निवेश की दुनिया के दिग्गज वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि ऐसी चीज के लिए जो आपके पास नहीं है उसे दांव पर लगाना जो आपके लिए बहुत कीमती है सरासर मूर्खता है। पॉइंट 3, सामाजिक तुलना की बीमारी, द सोशल कंपैरिजन ट्रैप। फुस्कॉन ने कनेक्टिकट के ग्रीनविच में 11 बाथरूम वाला जो महलनुमा घर बनवाया वह उपयोगिता के लिए नहीं बल्कि प्रदर्शन के लिए था। सामाजिक तुलना एक ऐसी लड़ाई है जिसे कोई भी नहीं जीत सकता। अगर आप इस आधार पर तय करते हैं कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए कि आपके पड़ोसी या सहकर्मी के पास कितना है तो आप हमेशा हारोगे। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे बड़ा घर या ज्यादा नेटवर्थ होगी। फुस्कॉन जैसे बुद्धिमान व्यक्ति भी इस जाल में फंस गए क्योंकि उन्होंने अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे दिया था। पॉइंट 4, ईगो का खर्च। पैसे के मामले में अक्सर आपकी कमाई से ज्यादा आपको ईगो खर्चीला होता है। फुस्कॉन का डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब उनका ईगो उनकी संपत्ति से बड़ा हो गया। भारी कर्ज लेकर आलीशान जीवन शैली बनाए रखने दरअसल दुनिया को ये दिखाने की कोशिश थी कि मैं अभी भी टॉप पर हूं। जब हम काफी यानी इनफ का एहसास खो देते हैं तो हम जोखिम भरे फैसले लेने लगते हैं। 2008 की मंदी ने सिर्फ उनकी संपत्ति नहीं छीनी बल्कि उनके उस भ्रम को भी तोड़ दिया कि पैसा और रुतबा स्थायी है। निष्कर्ष, काफी होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें या आगे ना बढ़े। इसका मतलब ये है कि आप अपनी महत्वाकांक्षा को अपने आत्म सम्मान से अलग करें। रिचर्ड फुस्कॉन की कहानी चीख चीख कर कहती है कि अगर आपको
ये नहीं पता कि बस अब बहुत हुआ, तो आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी शांति और आजादी खो देंगे। अध्याय 4, कंपाउंडिंग का जादू यानी कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जादू निवेश की दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे कम समझा जाने वाला सिद्धांत है। रिचर्ड फुस्कोन की कहानी में कंपाउंडिंग का एक नकारात्मक पक्ष देखने को मिलता है, जबकि अक्सर हम इसे संपत्ति बनाने के नजरिए से देखते हैं। यहां यह बिंदु का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। पॉइंट 1, यह गणित नहीं जादू है। जैसा कंपाउंडिंग का सीधा सा मतलब है अपने मुनाफे पर मुनाफा कमाना, लेकिन इसे कन्फाउंडिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा माइंड लीनियर तरीके से सोचता है, जबकि कंपाउंडिंग यानी एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ती है। पॉइंट 2, वॉरेन बफेट का उदाहरण बनाम रिचर्ड फुस्कॉन। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति का 95% से ज्यादा हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद आया था। उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश किया और दशकों तक उसके साथ जुड़े रहे। उनकी सफलता का राज असाधारण रिटर्न नहीं बल्कि असाधारण समय। दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कॉन ने क्या किया? उन्होंने दशकों की अपनी मेहनत से बनाई गई संपत्ति को एक झटके में दांव पर लगा दिया। कंपाउंडिंग का सबसे पहला नियम है इसे कभी भी बेवजह बीच में ना रोकें। फुस्कॉन ने भारी कर्ज लेकर अपनी संपत्ति की बढ़त को रोक दिया और उसे विनाशकारी कर्ज यानी डेप्ट कंपाउंडिंग में बदल दिया। पॉइंट 3, कर्ज की नकारात्मक कंपाउंडिंग यानी नेगेटिव कंपाउंडिंग। जैसे निवेश पर ब्याज आपको अमीर बनाता है, वैसे ही कर्ज पर ब्याज आपको उतनी ही तेजी से गरीब बनाता है। फुस्कॉन ने अपने आलीशान घर और लाइफस्टाइल के लिए जो कर्ज लिया था उस पर ब्याज कंपाउंड हो रहा था। 2008 की मंदी में जब उनकी संपत्तियों की कीमत गिरी तो उनका कर्ज कम नहीं बल्कि वह बढ़ता रहा। निवेश में कंपाउंडिंग आपके लिए काम करती है, लेकिन कर्ज में कंपाउंडिंग आपके खिलाफ काम करती है। फुस्कॉन ने पैसे की ताकत को तो समझा था, लेकिन वक्त और कर्ज के घातक मेल को नजरअंदाज कर दिया। पॉइंट 4, बने रहना यानी स्टेइंग रिमेन, स्टेइंग पावर। सबसे बड़ी स्किल है कंपाउंडिंग। ये तभी काम करती है जब आप बाजार में टिके रहते हैं। रिचर्ड फुस्कॉन ने बहुत बड़ी बाजी खेलने की कोशिश की। जब आप बहुत बड़ा जोखिम लेते हैं तो आप गेम से बाहर होने का रिस्क उठाते हैं। पैसा पाने के लिए आपको बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको नष्ट ना होने की जरूरत है। अगर फुस्कॉन ने अपनी संपत्ति का एक छोटा हिस्सा साधारण भी निवेश में छोड़ दिया होता और कर्ज ना लिया होता तो आज वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक होते। अध्याय 5, अक्सर लोग छोटा लाभ और लंबा समय। अक्सर लोग 20 से 30% रिटर्न के पीछे भागते हैं और जोखिम लेते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग हमें सिखाती है कि अगर आप 10 से 12% रिटर्न भी लंबे समय तक बिना रुके लेते हैं तो वह किसी भी बड़े जोखिम भरे रिटर्न से ज्यादा होगा। फुस्कॉन ने जल्दी और ज्यादा के चक्कर में स्थिर और निरंतर को खो दिया। निष्कर्ष, कंपाउंडिंग केवल पैसों के बारे में नहीं, वह धैर्य के बारे में है। रिचर्ड फुस्कॉन के पास पैसा था लेकिन बुद्धि थी और अनुभव था, लेकिन उनके पास वह धैर्य नहीं था जो कंपाउंडिंग को अपना काम पूरा करने का समय देता। अध्याय 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना यानी गेटिंग वेल्दी विस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनना और अमीर बने रहना दो बिल्कुल
अलग कौशल है। रिचर्ड फॉस्कॉन की त्रासदी ये थी कि वह पहले में तो उस्ताद थे लेकिन दूसरे में पूरी तरह विफल रहे। यहां इस महत्वपूर्ण अंतर का विस्तार से विश्लेषण है। पॉइंट 1, अमीर बनना, साहस और आशावाद। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम यानी रिस्क लेना पड़ता है, साहसी होना पड़ता है और भविष्य के प्रति आशावादी होना पड़ता है। रिचर्ड फॉस्कॉन ने मैरिल लिंच में अपने करियर के दौरान यही किया। उन्होंने मेहनत की, स्मार्ट निवेश किए और बाजार के अवसरों का फायदा उठाया। ये एक आक्रामक खेल था। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अपनी बुद्धिमत्ता अध्याय 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, यानी गेटिंग वेल्थी विस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनना और अमीर बने रहना दो बिल्कुल अलग कौशल है। रिचर्ड फॉस्कॉन की त्रासदी ये थी कि वह पहले में तो उस्ताद थे लेकिन दूसरे में पूरी तरह विफल रहे। यहां इस महत्वपूर्ण अंतर का विस्तार से विश्लेषण है। पॉइंट 1, अमीर बनना, साहस और आशावाद। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम यानी रिस्क लेना पड़ता है, साहसी होना पड़ता है और भविष्य के प्रति आशावादी होना पड़ता है। रिचर्ड फॉस्कॉन ने मैरिल लिंच में अपना कैरियर के दौरान यही किया। उन्होंने मेहनत की, स्मार्ट निवेश की और बाजार के अवसरों का फायदा उठाया। ये एक आक्रामक खेल है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से एक बार बड़ी संपत्ति बना देते हैं। अमीर बने रहना। पॉइंट 2, विनम्रता और डर यानी स्टेइंग वेल्दी। अमीर बने रहने के लिए उस व्यवहार की जरूरत होती है जो अमीर बनने के व्यवहार में ठीक विपरीत है। इसके लिए विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी और इस बात के डर की जरूरत होती है कि आपने जो बनाया है वह आपसे किसी भी पल छीना जा सकता है। अमीर बने रहना एक रक्षात्मक खेल है। इसके लिए आपको यह स्वीकार करना होता है कि आपकी सफलता में भाग्य यानी लक का भी हाथ था, इसलिए भविष्य में जोखिम आपको बर्बाद कर सकता है। रिचर्ड फॉस्कॉन की इसी बिंदु पर चूक गए और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी अमीर बनने वाला आक्रामक रवैया अपनाया और भारी कर्ज लिया, जबकि उन्हें अमीर बने रहने के लिए सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए था। पॉइंट 3, द सर्वाइवल माइंडसेट। पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म में सबसे महत्वपूर्ण चीज बढ़त नहीं बल्कि सर्वाइवल है। फॉस्कॉन ने 2008 की मंदी में अपनी पूरी नेटवर्थ दांव पर लगा दी। सर्वाइवल का मतलब है कि आप अपनी संपत्ति का एक हिस्सा हमेशा सुरक्षित रखें ताकि अगर अनपेक्षित मंदी आए तो आप गेम से बाहर ना हो। अगर आप गेम में बने रहते हैं तो कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है, लेकिन अगर आप खत्म हो जाते हैं तो आपकी पिछली सारी सफलताएं शून्य हो जाती हैं। पॉइंट 4, योजना बनाना, योजना के फेल होने की योजना यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अमीर बने रहने का सबसे बड़ा महामंत्र है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है कि आप अपनी योजना इस तरह से बनाए कि अगर आपकी रणनीति गलत भी साबित हो तब भी आप सड़क पर ना आए। फॉस्कॉन की योजना में कोई सेफ्टी मार्जिन नहीं था। उनके पास नकदी यानी कैश की कमी थी और उनकी संपत्ति अचल यानी रियल एस्टेट थी, जिसे मंदी के दौरान बेचना नामुमकिन था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मंदी आई तो क्या होगा, बल्कि उन्होंने सोचा कि मंदी आएगी ही नहीं। पॉइंट 5, पैसे की मनोवैज्ञानिक कीमत। अमीर बने रहने के लिए आपको ईगो को दबाना पड़ता है। फॉस्कॉन का 18,000 वर्ग फुट का घर उनकी जरूरत नहीं, उनके ईगो की मांग थी। जब आप अपनी दौलत का प्रदर्शन करने के लिए कर्ज लेते हैं तो आप अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे,
होते, बल्कि आप अमीर दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अमीर दिखने की चाहत अक्सर अमीर बने रहने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनती है। रिचर्ड फुस्कॉन एक महान बैंकर थे, लेकिन वह एक खराब सर्वाइवर साबित हुए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि पैसा कमाना जितना कठिन है, उसे संभाल कर रखना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। अमीर बने रहने के लिए तेज दिमाग चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए मजबूत चरित्र और अनुशासन चाहिए। सीख, आपको सर्वाइवल माइंडसेट अपनाना होगा। अध्याय 6, अमीरी वो है जो दिखती नहीं। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो दिखती नहीं, शायद द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे क्रांतिकारी विचार है। ये हमारी सामाजिक सोच को पूरी तरह चुनौती देता है कि अमीर होने का असल मतलब क्या है। यहाँ इस गहरे सिद्धांत का विस्तार से विश्लेषण है। दिखावा बनाम दौलत, यानी रिच वर्सेस वेल्दी। अक्सर हम इन दो शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। रिच, ये आपकी वर्तमान आय और खर्च को दर्शाता है। अगर कोई $1 लाख की कार चलाता है तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह रईस है। वेल्दी यानी अमीर बने रहना। अमीरी वह पैसा है जो खर्च नहीं किया गया है। ये वह संपत्ति है जो अभी तक कारों, हीरो या बड़े घरों में नहीं बदली गई। ये बैंक अकाउंट, शेयरों और निवेश में छिपी हुई है। ये दिखती नहीं है। रिचर्ड फुस्कॉन रिच थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उस विशाल महलनुमा घर में लगा दी तो उनके पास अमीरी यानी वेल्थ यानी नगद और तरल निवेश की कमी हो गई। पॉइंट 2, वह कार जो आपने नहीं खरीदी। मार्गन हाउसेल कहते हैं कि जब हम किसी को $50 लाख की कार चलाते देखते हैं तो हमें केवल ये पता चलता है कि उसके बैंक अकाउंट में अब उस कार को खरीदने से पहले की तुलना में 50 लाख कम है। अमीरी वह विकल्प है जो आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। वह 11 बाथरूम वाला घर जिसे फुस्कॉन ने बनाया था, वह अमीरी का कब्रिस्तान था। वह पैसा जो उसने भविष्य को सुरक्षित कर सकता था, वह ईंट और पत्थरों में कैद हो गया, जिसे मंदी के समय कोई खरीदने वाला ही नहीं था। पॉइंट 3, अमीरी का असली मूल्य ये नहीं है कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में कितनी आज़ादी यानी फ्रीडम पा सकते हैं। अमीरी आपको ये शक्ति देती है कि जब आप चाहें, जिसके साथ चाहें और जितनी देर चाहें वह काम कर सके जो आप करना चाहते हैं। लेकिन जब आप अपनी अमीरी को दिखावे की चीज़ों में बदल देते हैं तो आप अपनी आज़ादी बेच देते हैं। फुस्कॉन ने अपनी आज़ादी यानी शांति उस बड़े घर के बदले बेच दी जिसका रख रखाव ही उन्हें तनाव देने लगा। पॉइंट 4, हम वही देखते हैं जो दिखाया जाता है। हमारा दिमाग विजुअल चीजों पर भरोसा करता है। हम किसी की सफलता का अंदाजा उसके जूतों, गाड़ी या घड़ी से लगाते हैं। हम कभी भी किसी का बैंक स्टेटमेंट या ब्रोकरेज अकाउंट नहीं देखते। यही कारण है कि अमीर बनने की तुलना में अमीर दिखना आसान है, लेकिन ये एक जाल है। फुस्कॉन समाज की इस नजर में सफल बने रहना चाहते थे और इसी दिखावे ने उन्हें खोखला कर दिया। पॉइंट 5, अदृश्य संपत्ति का अनुशासन। अमीर बने रहने के लिए बहुत अधिक आत्म संयम यानी सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। ये दुनिया आपको लगातार खर्च करने के लिए उकसाती है। असली संपत्ति वह है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर फुस्कॉन ने वह महल नहीं बनाया होता तो 2008 की मंदी उनके लिए सिर्फ एक मामूली गिरावट होती, बर्बादी नहीं। उनकी दिखती हुई रईसी ने उनकी अनदेखी अमीरी को निगल लिया। हमें
अपनी आंखों पर नहीं बल्कि अपने अकाउंट बैलेंस पर भरोसा करना चाहिए। रईस, आपके पास समय और विकल्प है। फुस्कॉन के पास सब कुछ था सिवाय उस अदृश्य अमीरी के जो उन्हें बुरे वक्त में बचा पाती। रिचर्ड फुस्कॉन की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन भाग 3 जो है, कहां पे रिचर्ड फुस्कॉन की जो गलतियां थी उसमें वो कहां पे रूम ऑफ एरर्स क्या थे, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। गलती की गुंजाइश, इंजीनियरिंग में इसे सेफ्टी मार्जिन कहा जाता है। अगर एक पुल 10 टन वजन झेलने के लिए बनाया गया है तो उसे असल में 20 टन झेलने की क्षमता है के साथ बनाया जाता है ताकि अनहोनी से बचा जा सके। वित्त में यही लागू होता है। पॉइंट 2, पूर्वानुमान बनाम वास्तविकता। फुस्कॉन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उनकी वित्तीय योजना परफेक्ट दुनिया के लिए थी। उन्होंने सोचा था कि उनकी आय हमेशा बनी रहेगी और प्रॉपर्टी के दाम कभी नहीं गिरेंगे। वैनगार्ड जैसे संस्थान सुझाव देते हैं कि एक ठोस योजना वह नहीं है जो आपको अमीर बनाए, बल्कि वह है जो आपको बर्बाद होने से बचाए जब दुनिया आपके खिलाफ हो। पॉइंट 3, इमरजेंसी फंड की शक्ति। ये केवल 6 महीने का खर्च नहीं है, बल्कि ये आपके ईगो और पैनिक के बीच की दीवार है। मंदी के समय फुस्कॉन के पास कोई नकद सुरक्षा नहीं थी। जब आपके पास रूम फॉर एरर होता है तो आप बाजार की गिरावट में अपनी संपत्ति का कोड़ियों के दाम बेचने पर मजबूर नहीं होते। अनिश्चितता और को स्वीकारना। भविष्य को कोई नहीं जानता, चाहे वो महामारी हो या मंदी। रूम फॉर एरर रखने का मतलब ये मानना है कि मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, इसलिए मैं आज सुरक्षित रहूंगा। समय की आजादी। पैसे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने समय के मालिक बन सकते हैं। जिस दिन आप अपनी मर्जी से काम शुरू कर दें, समझिए आप वास्तव में अमीर हैं। समय की आजादी। पैसे का असली उपयोग लग्जरी कारें या बड़े महल नहीं है, बल्कि ये वह शक्ति है जो आपको अपनी सुबह पर नियंत्रण देती है। पैसे की उच्चतम डिविडेंड। मॉर्गन हाउसल के अनुसार अपने समय पर नियंत्रण होना ही पैसे द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा लाभांश यानी डिविडेंड है। रिचर्ड फुस्कॉन के पास 40 साल की उम्र में ये आजादी थी, लेकिन उन्होंने इसे प्रदर्शन यानी स्टेटस के लिए गिरवी रख दिया। नियंत्रण की और खुशी। शोध बताते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसे लगता है कि उसके जीवन का नियंत्रण उसके अपने हाथों में है। भारी कर्ज लेकर फुस्कॉन ने अपनी उस आजादी को बैंक के हाथों बेच दिया। वास्तविक अमीरी की परिभाषा क्या है? जिस दिन आप ये कह सकें आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है और आर्थिक रूप से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, उस दिन आप वास्तव में अमीर हैं। पैसा आपको वह समय खरीदने की अनुमति देता है जिसे आप अपने परिवार, शौक या मानसिक शांति को दे सकें। फोर्ब्स के अनुसार वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब केवल पैसा नहीं बल्कि विकल्पों की उपलब्धता है। निष्कर्ष। रिचर्ड फुस्कॉन की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान जो उनके पास हार्वर्ड से था और व्यवहार जो वह संभाल नहीं पाए के बीच की खाई की सफलता और बर्बादी का अंतर तय करती है। अंतिम विचार। पैसा एक तकनीकी विषय नहीं है, एक मानवीय विषय है। अपनी भावनाओं को काबू करना सीखें। क्या आप भी रोनाल्ड रीड की तरह लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और हमारे अगली बुक समरी को देखना ना भूलें। अंत में दोस्तों, रिचर्ड फुस्कॉन की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि दौलत वह नहीं है जो आप दुनिया को दिखाते हैं, बल्कि दौलत वह है जो आप बचाते हैं। पैसा आपको घर दिला सकता है, लेकिन समय की आजादी सिर्फ आपका सही व्यवहार ही दिला सकता है। याद रखिए, निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी जीत अमीर बनना नहीं बल्कि अमीर बने रहना है।
आपको आज की ये कहानी और वित्तीय सबक कैसे लगे? क्या आप भी अपनी लाइफ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो अपनी फाइनेंशियल यानी शुरू कर रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सीख और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने समय के मालिक बनिए, क्योंकि वही असली अमीरी है। धन्यवाद।